अच्छा अब हमारे पास आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन है, ठीक है। आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन के अंदर जो फर्स्ट होता है वो हमारे पास एंटेरिक फीडिंग, आइदर हम नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब के ज़रिए दे सकते हैं या परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रेक्टोमी के ज़रिए, गैस्ट्रोस्टोमी के ज़रिए कर सकते हैं, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म फीडिंग है। शॉर्ट टर्म फीडिंग के लिए हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, एनजीटी यानी नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब। इट इज़ यूज फर्स्ट, ठीक है, जब तक कि हमें लॉन्ग टर्म फीडिंग रिक्वायर्ड ना हो, ठीक है। मतलब कैसे, लेट सपोज के केस है कि फ्यू डेज़ आफ्टर स्ट्रोक, मतलब रिसेंट स्ट्रोक हुआ था एंड द पेशेंट हैज़ स्टार्टेड टू गेट स्वेलिंग डिफ़िकल्टीज़, ठीक है। स्वेलिंग डिफ़िकल्टीज़ हो जाती है उसको, ठीक है। और हमें शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, जाहिर है, क्योंकि ये डिफ़िकल्टी उसको लॉन्ग टर्म पे नहीं रहेगी, शॉर्ट टर्म पे रहेगी। तो हम क्या करते हैं, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि स्वेलिंग माइट इम्प्रूव विद टाइम। So we feed him via nasogastric tube slowly and refer him to SALT मतलब speech and language therapist who will assess and encourage his swelling. If no improvement after a few weeks, NGT आपने ट्राई कर ली, few weeks के बाद इसको इसमें बेहतरी नहीं आ रही है, तो आपने क्या करना है, परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी पर ले आना है। इट इज़ यूज्ड इन लॉन्ग टर्म फीडिंग, ठीक है। लॉन्ग टर्म फीडिंग में इसे यूज़ किया जाता है और ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें फ्लेक्सिबल ट्यूब थ्रू द एब्डोमेन स्टमक में इंटर किया जाता है, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है, एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी, ठीक है। अब इसको स्टमक में इंटर किया जाता है और फॉर दिस आपको पेशेंट को जो है ये देखना है कि वो फॉर सेडेशन एंड फॉर सर्जरी फिट है या नहीं है। नंबर 1, जैसे एग्जांपल लिखी हुई आपके पास कि पेशेंट है विद एन ओल्ड स्ट्रोक, मंथ गुजर गए, ठीक है, और उसकी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई है डिस्फेजिया और स्वेलिंग में। नाउ ही बिकम्स थिन एंड लूजिंग वेट, सो दिस पेशेंट नीड्स अ लॉन्ग टर्म फीडिंग मेथड विच इज़ परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 है कि एक पेशेंट है विथ मोटर न्यूरॉन डिजीज़, ठीक है, और विथ प्रोग्रेसिव डिफ़िकल्टी ऑफ स्वेलिंग। वी नो डैट मोटर न्यूरॉन डिजीज़ अ क्रॉनिक डिजेनरेटिव प्रोग्रेसिव डिजीज़। सो हम यहाँ इस केस में एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि इसकी कंडीशन इम्प्रूव होगी, ठीक है। हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि इसकी कंडीशन मज़ीद आगे जाकर, क्योंकि मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है, कंटिन्यूसली डिजेनरेशन चलेगी, इरिवर्सिबल कंडीशन है, तो आगे जाके मज़ीद ये डिटोरिएट हो सकता है। तो हमें इसके लिए लॉन्ग टर्म फीडिंग मेथड प्लान करना पड़ेगा जिसमें हमारे पास परक्यूटेनियस स्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी आ जाती है। तो यहाँ पर आपके पास एग्जांपल्स हैं कुछ के जो प्रीवियसली पूछी गई हैं और जो है वो एग्ज़ाम में भी आई हैं कि इम्पॉर्टेंट मेडिकल एथिक्स पॉइंट, द नेक्स्ट ऑफ किन, example, wife, brother, parents do not have the legal authority to decide even if the patient lacks mental capacity, ठीक है। if the patient who is lacking mental capacity has an advanced directive that states that he does not want to receive a specific intervention such as artificial फीडिंग, डॉक्टर शुड फॉलो हिज एडवांस डायरेक्टिव। इसका मतलब क्या है कि उसके फैमिली में से अगर फ़र्ज़ करो किसी के हस्बैंड को फीडिंग डिफ़िकल्टीज़ आ रही है और उसकी वाइफ जो है वो उससे परेशान हो गई है, ठीक है, और वो कह रही है कि भाई अब ये जो है वो उसकी मेंटल कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो इस चीज़ को कर सके, तो वो उसको किस लिए ले आई है, फीडिंग मेथड के लिए ले आई है। तो हम उस वक्त तक उसकी एडवाइस को फॉलो नहीं करेंगे या उसके सजेशन पे जो है वो गौर नहीं करेंगे जब तक कि पेशेंट हमें खुद ना कह दे ये बात, ठीक है। एडवांस डायरेक्टिव के मतलब क्या है कि लिविंग वेल, ठीक है। अलीगल डॉक्यूमेंट इनमें तो एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन इसके लिए प्रॉपर चाहिए होती है जिसमें पेशेंट जो है हम उसको ट्रीटमेंट और प्रोसीजर्स लिख कर दें और फिर वो ख़ुद फैसला करेगा कि वो कौन सा मेथड लेना चाहता है, ठीक है। और इफ़ दे बिकम अनएबल टू मेक डिसीजंस, ठीक है, अगर वो डिसीजन नहीं भी ले पाता तब भी हमें उसे एक लीगल डॉक्यूमेंट देना है, उस पर जाकर वो प्रॉपर जो है उसका डिसीजन फाइल होगा। उसके बाद सेकंड है हमारे पास आती है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि पेशेंट इज़ बुक फॉर टोटल गैस्ट्रिक्टोमी ड्यू टू नॉन मेटास्टेटिक गैस्ट्रिक कैंसर, ठीक है। उसकी टोटल गैस्ट्रिक्टोमी के लिए पेशेंट को बुक किया गया है और वो नाउ अब हॉस्पिटल में है और उसकी सर्जरी जो है वो कुछ दिनों बाद होने वाली है, ठीक है। और अब उसके साथ इतना मसला हो गया है कि वो जो भी सिंगल मील ले रहा है वो उसको वॉमिट कर दे रहा है और कैन नॉट फीडिंग,
कैन नॉट टॉलरेट फीडिंग ड्यू टू गैस्ट्रिक कैंसर, आउटलेट ब्लॉक हो गई है। अब उसकी वजह से वो माल नरिश्ड होता चला जा रहा है और 18 kg जो है वो इन द लास्ट मंथ उसने लॉस कर दिए। तो व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट फीडिंग मेथड बिफोर द सर्जरी? बिफोर द सर्जरी अगर पूछे तो बेस्ट प्री ऑपरेटिव फीडिंग फॉर हिम इज़ टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक है, ये एक टेम्प्ररी मेथड होता है जब तक कि हमारे पास सर्जरी परफॉर्म नहीं की जाती। इसमें एनजीटी एंड पीईजी न्यूट्रिशन जो है वो डिलीवर किया जाता है टू हिज स्टमक। ठीक है, थस दे आर नॉट सूटेबल एज हिज गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, एनी न्यूट्रिशन डायरेक्टेड टू हिज स्टमक वुड नॉट पास डाउन द स्मॉल इंटेस्टाइन। दैट्स व्हाई हम इसमें एनजीटी और पीईजी जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उसके स्टमक में ही मसला है, तो हमें टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देना होगा। ठीक है, तो अब पोस्ट ऑपरेटिव हम मेथड क्या होगा ऐसे पेशेंट के लिए कि हम जिजेनोस्टोमी फीडिंग ट्यूब, ठीक है, जिजेनम में डालें। मतलब कोई भी चीज़ आपको गैस, अगर आप इस चीज़ को समझ जाएं कि स्टमक में मसला है, ठीक है, स्टमक में मसला है, तो आप उसको जिजेनोस्टोमी के ज़रिए फीडिंग देंगे आप पोस्ट ऑपरेटिवली, और प्री ऑपरेटिवली टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन TPN पे रखेंगे। ठीक है, जिजेनोस्टोमी में क्या किया जाता है कि एक प्लास्टिक ट्यूब ही इंसर्ट कर दी जाती है ड्यूरिंग द गैस्ट्रिक्टोमी सर्जरी, ठीक है, इनटू द जिजेनम, so that the patient would be able to have enteral feeding after the surgery। ठीक है, उसके बाद द नेक्स्ट इज़, क्योंकि पेशेंट के पास स्टमक नहीं होगा तो हम जाहिर है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जिजेनम में ही फीडिंग ट्यूब इंसर्ट करेंगे। देन द नेक्स्ट केस इज द यंग फीमेल प्रेजेंट कंप्लेनिंग ऑफ क्रॉनिक डायरिया फॉर द 6 month अप टू 10 episodes ऑफ डायरिया अ डे। ठीक है, क्रॉनिक डायरिया चल रहा है और ग्रेटर दैन 10 एपिसोड्स उसको पर डे हो रहा है। शी हैज़ रिकरेंट एनाल फीचर्स, देयर इज़ माइल्ड जनरलाइज एब्डोमिनल pain and the tenderness. What is the most appropriate investigation? So in this case we are suspecting that the patient might have Crohn disease, क्योंकि recurrent anal features उसको बन रहे हैं और chronic diarrhea की हिस्ट्री है। तो हम इनिशियली जो है वो स्टूल कल्चर और माइक्रोस्कोपिक परफॉर्म करेंगे फॉर एनीवन विद क्रॉनिक डायरिया। ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन क्या होगा? इनिशियल स्टूल कल्चर एंड माइक्रोस्कोपी, एंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन विल बी कोलोनोस्कोपी। ठीक है, और कोलोनोस्कोपी में हमें क्रॉन डिजीज़ में क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं वो चीज़ हमने काफ़ी बार पढ़ ली। स्किप लीजन नज़र आएगा, कॉबलस्टोन अपेरेंस होगी, ट्रांसम्यूरल अल्सरेशन होगी, ग्रैनुलोमा नज़र आएगा, इंक्रीज गॉबलेट सेल नज़र आएंगे। ठीक है, फिर देन द अदर केसेस है कि अ मैन प्रेजेंट कंप्लेनिंग ऑफ रिकरेंट ऑन एंड ऑफ एपिसोड्स ऑफ ब्लडी डायरिया फॉर द पास्ट 2 month, वेट लॉस हो रहा है, जनरलाइज एब्डोमिनल पेन एंड टेंडरनेस, और ड्यूरिंग कोलोनोस्कोपी आपको बायोप्सी ऑफ रेक्टम वॉज टेकन विच रिवील्ड ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? देखो ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन मिल रही है, ठीक है, भले उसको ब्लडी डायरिया हो रहा है, सही है, लेकिन आप क्या करोगे कि आपने याद रखना है ब्लडी डायरिया इज़ मोर कॉमन इन अल्सरेटिव कोलाइटिस दैन क्रॉन डिजीज़, बट दिस केस इज मोस्ट लाइकली ऑफ क्रॉन डिजीज़ क्योंकि पेशेंट हैव अ हिस्ट्री ऑफ वेट लॉस, ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन, ठीक है, विथ इंक्रीज गॉबलेट सेल्स। सो द आंसर इज क्रॉन डिजीज। देन दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर GIT सेशन, दैट इज कॉलिडोलिथियासिस, मतलब कॉमन बाइल डक्ट स्टोन। ठीक है, पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? राइट अपर क्वाड्रेंट पेन के साथ, जॉन्डिस के साथ, हाई ALP होगा, प्लस माइनस ALT और AST भी रेज हो सकते हैं। ठीक है, फॉर द डायग्नोसिस फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन इज़ अल्ट्रासाउंड। अगर अल्ट्रासाउंड फेल हो गया तो हम MRCP करते हैं। अगर बोथ अल्ट्रासाउंड एंड MRCP पे स्टोन शो नहीं हो रहा है तो हम ERCP करते हैं। ERCP याद रखना है कि इट इज़ बोथ डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक, सो इट इज़ द लास्ट इन्वेस्टिगेशन ऑप्शन एज इट इज़ इन्वेसिव। ठीक है, इसमें फ्लेक्सिबल ट्यूब थ्रू द माउथ से पास की जाती है, फिर वो स्टमक और ड्यूडेनम से गुजरती है। आफ्टर कंफर्मिंग द डायग्नोसिस ऑफ द बाइल डक्ट स्टोन, डायरेक्टली ट्रीट विद पेशेंट विद ERCP और लेप्रोस्कोपिक कॉलिसिस्टेक्टोमी विद बाइल डक्ट एक्सप्लोरेशन। ठीक है, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, ERCP और लेप्रोस्कोपिक कॉलिसिस्टेक्टोमी। ठीक है, उसके बाद जो है वो फिर हमारे पास फॉर मैनेजमेंट क्या है कि अगर अल्ट्रासाउंड पे आपको CBD स्टोन शो हो जाते हैं तो ERCP शुड बी यूज्ड एज थेराप्यूटिक, और इन सम केसेस जो है वो लेप्रोस्कोपिक कॉलिसिस्टेक्टोमी करते हैं विद बाइल डक्ट एक्सप्लोरेशन।
इन अ पेशेंट विथ ईसोफेजियल कैंसर विथ लिवर मेटास्टेसिस। ठीक है, हमें कोई सर्जरी नहीं करनी है बिकॉज कैंसर इज़ नाउ मेटास्टेसाइज। तो कैंसर सर्जरी करने का कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। फॉर द डिस्फेजिया रिलीविंग हम ईसोफेजियल स्टेंटिंग करते हैं। ठीक है, इट विल एक्सपेंड एंड ओपन द ऑब्स्ट्रक्शन एंड इट इज़ फास्ट एंड इफेक्टिव मेथड बट इट इज़ नॉट